दोष को हम कह सकते हैं अवगुण। कमियां, खराबी। जब ये अवगुण कमी किसी व्यक्ति विशेष में होती है तो हम उसे कह देते हैं व्यक्तिगत दोष, लेकिन जब यही कमियां किसी काव्य में आ जाती है तो वो कहलाता है काव्य दोष। तो ऐसी रचना जिसमें किसी प्रकार का अवगुण या कमी है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर काव्य दोष हो जाता है। इसे आचार्य ने अपने अपने ग्रंथ में परिभाषित किया है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम हम लेते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। उन्होंने लिखा है रस अपकर्ष का दोषा, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व, रस अपकर्ष का दोषा, रस का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, काव्य दोष कहलाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं मम्मट। आचार्य मम्मट, इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इन्होंने कहा है मुख्यार्थ अहितर दोषा, अर्थात मुख्यार्थ को नष्ट करने वाले तत्व। इसके बाद देखते हैं वामन। वामन का संप्रदाय हमने काव्य गुण किया था, तो पढ़ा था कि वामन का जो संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है, गुण संप्रदाय। तो इन्होंने अपने संप्रदाय से जोड़कर ही काव्य दोष की है वो परिभाषा दी है। वामन के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इन्होंने इसे लिखा है गुण दोषा, अर्थात गुण को नष्ट करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। गुण को नष्ट करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जयदेव। जयदेव के ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक। उन्होंने क्या कहा है, देखिए जयदेव। जयदेव ने कहा है उद्वेग जन को दोषा, उद्वेग जन को दोषा, यानी मानसिक चिंता में वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, काव्य दोष कहलाएंगे। ये तो होगी इन आचार्यों के अनुसार परिभाषा। अब हम देखते हैं एक सामान्य परिभाषा काव्य दोष की क्या हो सकती है। काव्य दोष की परिभाषा, किसी रचना में गुण, मुख्यार्थ व रस को नष्ट करने वाले
मानसिक चिंता में वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। ये उन्हें आचार्यों की परिभाषा से बने हैं। गुण विपर्यात्मानो दोषा कहा था वामन ने, मुख्यार्थ दोषा कहा था मम्मट ने, रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा था विश्वनाथ ने, और मानसिक चिंता में वृद्धि करने वाले तत्वों को दोष कहा था जयदेव ने। इन सभी की परिभाषाओं को मिलाकर काव्य दोष की एक सामान्य परिभाषा बनती है कि किसी भी रचना में गुण, मुख्यार्थ, रस को नष्ट करने वाले तथा मानसिक चिंता में वृद्धि करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष के 3 प्रकार पढ़ते हैं हम। शब्द दोष, अर्थ दोष, तीसरा हम पढ़ते हैं वाक्य दोष, या इसे कहा जाता है रस दोष। शब्द दोष का मतलब है जब किसी काव्य में व्याकरणिक कोई त्रुटि होती है, व्याकरण की दृष्टि से किसी शब्द का सही प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर शब्द दोष माना जाता है। अर्थ दोष का यहाँ पर मतलब है कि जब किसी काव्य में कवि एक ही अर्थ रखने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, अनावश्यक का मतलब है कि एक ही अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्दों का प्रयोग जब कवि अपने काव्य में करता है तो वो अर्थ दोष माना जाता है। वाक्य दोष का मतलब है वाक्य रचना की दृष्टि से जब शब्दों का क्रम सही नहीं होता, वहां पर वाक्य दोष या रस दोष माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख काव्य दोष। देखेंगे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कटुत्व का मतलब है यहाँ पर कड़वा। इसके नाम में ही है कि जो सुनने में कड़वा प्रतीत होता है वहाँ श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। हम लिख सकते हैं ऐसी रचना जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में कठोर या अप्रिय प्रतीत होते हैं। ऐसी रचना जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में कठोर या अप्रिय प्रतीत होते हैं, तो वह रचना श्रुति कटुत्व दोष युक्त रचना मानी जाती है। और क्या होता है इसमें? मूर्धन्य वह संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इसका एक उदाहरण। वृक्षमा से भीत हो बाल रवि तब चुप हो गया।
इसमें जो गर्भसुना शब्द है वो सुनने में कठोर प्रतीत होता है, कड़वा प्रतीत होता है। इस कारण इन पंक्तियों में श्रुति कटुत्व दोष है माना जाता है। ग्राम्यत्व दोष, इसमें मूल शब्द है ग्राम। सामान्यतः क्या होता है, कोई भी कवि या लेखक अपनी रचना में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जब कभी किसी कवि या लेखक द्वारा अपने काव्य में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न करके ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राय कवि या लेखक अपनी रचना में प्राय कवि या लेखक अपनी रचना में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जब कवि या लेखक अपनी रचना में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मूंद पर मुकुट धरे शोभत है गोपाल। मूंद पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंद जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, ग्रामीण शब्द है। इसी शब्द के प्रयोग के कारण इस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। मूंद की जगह अगर मुख होता तो इसमें ये दोष नहीं आता, लेकिन मूंद है वो ग्रामीण शब्द है और इसके प्रयोग के कारण ये जो पंक्ति है वो ग्राम्यत्व दोष से युक्त मानी जाती है। तो ये हो गया अपना ग्राम्यत्व दोष। कि प्राय क्या होता है, कवि है वो अपनी रचना में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जब कवि को अपनी रचना में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न करके ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर देता है तो वो रचना ग्राम्यत्व दोष से लिखते हैं अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष, इसमें क्या होता है, कर्म यानी वाक्य रचना की दृष्टि से जो काव्य है उसका क्रम है वो सही नहीं होता और क्रम सही नहीं होने के कारण उसमें अकर्मत्व दोष माना जाता है। ऐसी रचना जिसमें व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों का ग्रहण नहीं होता, वहां अकर्मत्व दोष माना जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अमानुषी भूमि अबानरी करो। अमानुषी भूमि अबानरी करो, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार कर्म है वो सही नहीं होता।
वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। तो इस पंक्ति को जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में हम अगर इसका अर्थ ग्रहण करें तो क्या होगा कि मनुष्य रहित भूमि को वानर रहित कर दूंगा, लेकिन वास्तव में इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। ये जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था उसमें ये रावण द्वारा कही गई पंक्ति है। तो रावण ने ऐसा कहा था कि इस भूमि को मनुष्यों और वानरों रहित कर दूंगा। इसका कर्म परिवर्तित होने के कारण शब्दों का इसमें कौन सा दोष आ गया है? अकर्मत्व दोष आ गया है। आज हमने 3 दोष पढ़े हैं, काव्य दोष की परिभाषा पढ़ी, फिर काव्य दोष के प्रकार, और फिर हमने मुख्य 3 दोष पढ़े हैं। आगे जो दोष है उनको आगे आने वाली वीडियो